हाँ जी, तो आज था आपका पेपर सीएम में इंटर ग्रुप 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स वाला। और मेरे हाथ में ये रहा पेपर। सिर्फ और सिर्फ मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा आपको। ओवरव्यू पेपर कैसा रहा उसका एक ओवरव्यू बता दूंगा आपको कि मेरे हिसाब से कैसा पेपर था। और लाइव हम नहीं लेके आ पा रहे, मैं सोच रहा हूँ जल्दी से सॉल्यूशन वीडियो डाल दूं। जो भी कमजोर दिल वाले बच्चे हैं प्लीज इस वीडियो को ना देखें। कारण ये है, इसका कारण ये है कि आप डिमोटिवेट ना हो जाएं अगर आप अगले पेपर के लिए। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं तो आप बिल्कुल भी ये वाली वीडियो नहीं देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एमसीक्यू स्कोर कार्ड बताया जाए ताकि आप श्योरिटी के साथ आगे बढ़ सके, चाहे खराब आए या अच्छे है, तो आप बताना। वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपका स्कोर कार्ड क्या रहा। और वीडियो को लाइक करने बिना नहीं जाना, क्योंकि सेकंड ग्रुप के भी अब आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन देंगे। सबसे आते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, जो कि काफी सारे बच्चे मुझसे सेंटर पे भी पूछ रहे हैं कि सर इसके दो आंसर हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड ग्राफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। तो इन जनरल जो होता है वो तो पाई चार्ट ही होता है, लेकिन उसने कहा कि अगर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है तो डी आंसर होना चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पाई चार्ट भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, if the operating leverage is 1.22 then sales for the year is 75 lakhs and variable cost is 40 lakh। आपको EBIT बताना है। जरा ध्यान से देखेंगे मुझे गिवन क्या है। मुझे गिवन है, जरा सारे बच्चे ध्यान से देखें, मुझे गिवन है ऑपरेटिंग लेवरेज। और ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अब सवाल यह है मेरे पास कौन कौन सी चीजें गिवन है। तो मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन है 1.22 का, सेल्स 75 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 72 लाख है। तो 75 में से 42 लाख अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 33। तो 33 का कंट्रीब्यूशन है 33 लाख का। और EBIT मेरा यहां पर आएगा और मुझसे पूछा EBIT कितना होगा, तो मैं 33 लाख डिवाइडेड बाय 1.22 कर दूंगा तो 27.0 समथिंग आ रहा है। और आंसर जो है वो 27 लाख के आसपास होगा। आई होप आपका आंसर यही आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे ऑपरेटिंग लेवरेज अराइज किसकी वजह से होता है। तो आपको कुछ नहीं करना था, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लिखना था। ऑपरेटिंग लेवरेज का जब आप फॉर्मूला लिखते हो, हालांकि जिन बच्चों ने क्लासेस ली हमसे उन्हें पता होगा, मैं रीजन भी बताता हूं। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और कंट्रीब्यूशन और EBIT में एक ही चीज इन बिटवीन होती है इन दोनों के बीच में, और वो है फिक्स कॉस्ट। जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आता है EBIT। तो अगर फिक्स कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है आपका, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो फिर लिवरेज का किस फायदे का। तो आपका जो इसमें आंसर आना चाहिए फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आना चाहिए। कई सारे बच्चे इस पे वेरिएबल कॉस्ट लगाते आए, लेकिन बच्चे कंट्रीब्यूशन अगर EBIT फॉर्मूला है तो फिक्स कॉस्ट ही इसका रीजन होगा। कह रहे सप्लायर एंड क्रेडिटर्स जो होते हैं, यानी कि जो फर्म को उधार देते हैं, और फर्म आर प्राइमरी इंटरेस्टेड इन, वो क्या जानना चाहते हैं? उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में? जी नहीं। क्या उनकी लिक्विडिटी के बारे में जानना चाहते हैं? आंसर इज यस। उनकी पेइंग कैपेसिटी किस तरीके से है ये देखना चाहते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर जो है बी पार्ट है। Which of the following does not help to increase current ratio? कह रहे इनमें से करंट रेशियो, ये तो सिंपल ऐसे क्वेश्चंस थे। डिबेंचर टू बाय द स्टॉक, क्या एक करंट रेशियो को बढ़ाएगा? उसने कहा डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज, यानी कि ये आपके करंट रेशियो को घटाएगा। डिबेंचर्स टू पे द क्रेडिटर्स, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, तो इससे भी क्या नाम है आपके घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट टू पे द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स नीचे कम होंगे, इससे भी घटेगा। उसने कहा अवेल किया है मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय द मशीन, तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं आपके, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज वाली बात है इसमें। तो ये वाली चीज जो आंसर होगा मेरे हिसाब से डी आंसर होगा, क्योंकि ये किसकी बातें करता है? डिक्रीज करने की बातें करता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वो कह रहे हायर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डिजायरेबल नहीं है। क्यों भाई? डिजायरेबल रहता है, तो ये वाला आंसर जो है वो गलत है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड करता है टैक्स रेट पे। जी नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ये होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला। तो इसमें कहीं भी टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन सेल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट करें, अगर डेट लोअर डेट इक्विटी रेशियो होगा तो लोअर फाइनेंशियल रिस्क होगा। तो यही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डी वाला पॉइंट। उन्होंने कहा फर्म के पास एक EBIT है 50,000 रुपए की, EBIT है, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है 80,000 रुपए की। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि मुझे KO गिवन है, और कितना है KO? 20%। और मुझसे पूछा है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, पूछी है NOI अप्रोच से। और NOI अप्रोच क्या कहती है? तो भाई NOI अप्रोच आपकी बोलती है कि आप ओवरऑल फर्म का प्रॉफिट निकाल लीजिए और ओवरऑल फर्म के कैपिटल से उसे डिवाइड कर दीजिए। तो मुझे नहीं पता ये 80,000 क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया होगा, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है इस क्वेश्चन में। EBIT है 50,000 रुपए, डिवाइड किया मैंने EBIT को 50,000 और डिवाइड बाय 20%, तो मैं 50,000 डिवाइड बाय 20% करूंगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो आंसर आ जाएगा आपका 2,50,000 रुपए, यानी कि 2.5 लाख। और 2.5 लाख ए ही ऑप्शन में गिवन है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बताना जरा आपका सही आया या आप 80,000 से कंफ्यूज हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? इनमें से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 12th क्लास की चीजें हैं। मिनिमम लॉक इन पीरियड CD का 30 डेज होता है। जी नहीं। मिनिमम इशू साइज CD का 1 लाख है? बिल्कुल भी नहीं। CDs आर ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी? यस।
तो इसमें पूछा है कौन सा फीचर नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा फीचर उसने पूछा है कौन सा फीचर नहीं है। तो डेज वाला भी फीचर होता है, 1 लाख वाला भी फीचर होता है, कौन सा फीचर नहीं होता, तो एंडोर्समेंट और डिलीवरी से ये क्या नाम है, ट्रांसफरेबल है, ये वाला फीचर इसका नहीं होता। उसने कहा सीडीज अट्रैक्ट करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी सही है। तो कौन सा आंसर गलत है, मतलब सी वाला जो आंसर है वो आंसर होगा, नॉट पूछा है उसने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म, इनमें से कौन सा ऐसा है जब क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करते हैं तब अप्लाई नहीं किया जाता। क्या क्रेडिट पीरियड और ड्यूरेशन अप्लाई की जाएगी, यस। लेवल ऑफ क्रेडिट सेल्स टू ऑप्टिमाइज द प्रॉफिट, यस, अगर सेल्स बढ़ेगी तो आपको क्रेडिट पीरियड भी बढ़ाना पड़ेगा। कलेक्शन पॉलिसी, जी हाँ, ये भी डिपेंड करती है, अगर मान लीजिए मेरा डेटर कलेक्शन जल्दी आ रहा है तो मैं क्रेडिट पॉलिसी को क्या नाम है देख सकता हूं। तो कौन सी चीज है जो नहीं होगी, वो होगी डी, 9th का आंसर होगा डी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, एक कंपनी इस कंसिडरिंग 2 कैपिटल स्ट्रक्चर, कह रहे प्लान ए है कि पूरा इक्विटी ले लो, 10,000 शेयर्स रहेंगे 100 रुपए के, प्लान बी है 50% डेट ले लो, 50% इक्विटी ले लो, जहां पर जो डेट है वो 5 लाख रुपए का एट द रेट 10% आएगा, और वहां पर 5,000 शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग 100 ईच के। इफ ईबीआईटी इज 1.5 लाख, टैक्स रेट 30, व्हाट इज द ईपीएस अंडर प्लान बी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जरा, ईबीआईटी मुझे गिवन है 1,50,000 रुपए का, प्लान बी के अंदर ब्याज है, कितने का ब्याज है, 5 लाख ही रहा, 5 लाख का डेट है 10% के रेट से, तो 50,000 का मेरा इंटरेस्ट चला गया। यहां पर वीडियो को साथ साथ में लाइक करते रहना, बिना लाइक करे देखोगे तो माता रानी लगाएगी पाप। चलो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय ईबीटी में से क्या माइनस करूंगा मैं, टैक्स, और टैक्स का रेट क्या है 30%। ये तो ऐसा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से बिना कैलकुलेटर के ही सॉल्व कर दिया होगा बच्चों ने। तो यहां पर आ जाता है ईएटी मेरा आ जाता है 70,000 रुपए, और इसके बाद मैं डिवाइड करूंगा क्या, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं मेरे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने बोला 5,000 इक्विटी शेयर है, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, तो 70,000 को बस आपको 5,000 से डिवाइड करना है, और यहां आपका आंसर आ जाएगा 5,000 शेयर्स। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 14 आंसर आना चाहिए। आप बताना आपका क्या आंसर आया था, या मैंने कोई कैलकुलेशन एरर की है तो बताना। ईबीआईटी 1.5 लाख है, 50,000 का इंटरेस्ट है, बिल्कुल ठीक है, 1 लाख रुपए आ गया, और 30% टैक्स रेट आ गया, 70,000 आ गया, और 5,000 का इक्विटी शेयर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लान बी का आपसे पूछा था, ठीक है, और आंसर आएगा 14। कह रहे गिवन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%, मार्केट रिटर्न 11%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मैं ये भी बताऊंगा ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था, ठीक है। 15% वैल्यू ऑफ बीटा पूछा है आपसे, मैंने कहा अच्छा तो फिर मैं केईओ का फॉर्मूला लगा दूं क्या, रिस्क फ्री रिटर्न यहां पर आता है, फिर उसके बाद बीटा लगाते हैं, और आर एम माइनस आर एफ, यानी कि मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। रिस्क फ्री रिटर्न कितना है क्वेश्चन में, रिस्क फ्री रिटर्न है 6%, बीटा क्वेश्चन ने पूछा है तो मैंने कहा बीटा को मैं एज इट इज छोड़ देता हूं। आर एम जो क्वेश्चन का है ना, आर एम कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो 15% दिख रही है मुझे, और कॉस्ट ऑफ मार्केट रिटर्न जो है 11% है, नहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है ना मुझे, एक सेकेंड, मार्केट जो रेट है वो है 11% माइनस 6%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। तो अब आते हैं इधर उधर करके आंसर निकालना था, तो 15 में से अगर 6 गए तो 9% यहां बचे, और 11 में से 6 गए तो 5, बीटा जो है ये यहां पर 5 बच गया है मेरे हिसाब से, और 9 डिवाइड बाय 5 से आपका बीटा आना चाहिए 1.8 का बीटा आना चाहिए। आप मुझे बताना आपका क्या आंसर आया 11th वाले पॉइंट का। कह रहे द प्रोसीजर अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन डाटा इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर टू मेक इट सिंपलर कॉम्प्रिहेंड एनालाइज एंड विजुअलाइज। करे एक प्रोसीजर ऐसा है जो ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को मीनिंगफुल ऑर्डर में, उसे सिंपल कर देते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर देते हैं एनालाइज करने के लिए। तो कैसे डाटा वैलिडेशन बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसे डाटा सॉर्टिंग बोलते हैं। बिना पढ़े भी आप इसका आंसर लिख सकते थे। डाटा एग्रीगेशन भी नहीं होगा, डाटा एनालिसिस भी नहीं होगा, डिवीजन ही करते हैं, उसमें सॉर्टिंग ही की जाती है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, हालांकि हमें इसके बारे में पता नहीं है, आंसर एक बार खुद से भी क्रॉस चेक करेंगे। तो प्राइवेट क्लाउड भी, पब्लिक भी और हाइब्रिड सभी होते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपने बीडीए नहीं भी पढ़ी है तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12th कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कॉमन सेंस से बताना जरा, इन कॉमन सेंस में तो गलती नहीं हो गई आपकी। नेक्स्ट कह रहे इफ कंपनीज डीपी रेशियो 60%, आरओआई इज 50%, व्हाट शुड बी द ग्रोथ रेट अंडर द गॉर्डन मॉडल। तो आपको पता है कि ग्रोथ रेट आपको निकालना है, तो जी इज इक्वल टू बी आर कर दो, जिसमें आपका जो मान लीजिए 60% अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो रिटेंशन रेशियो हो गया आपका 40%, और जो आपका रेट है 15%, तो 40 का 15% निकाल दोगे तो 6% आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 6% ही आंसर आएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन पे करते हैं, कह रहे विच ऑफ द फाइनेंशियल मैटर इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्म्स कैश मैनेजमेंट एफिशिएंसी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बीडीए का है, बीडीए में पढ़ाता नहीं हूं, फिर भी एक गेस मारे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कैश कन्वर्जन साइकिल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या रिटर्न, उनसे पूछा है कैश मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को जानने के लिए क्या होगा, तो तुक्का लगा रहा हूं मैं, ठीक है।
आप लोग बताना 15वें का तुक्का मेरा सही गया या नहीं गया, ठीक है। मुझे पता नहीं बीडीए वाला पॉइंट इसमें क्या है। अब कैश मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पूछोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट का भी उसमें कोई लेना देना नहीं होता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी और रिटर्न का भी नहीं, तो कैश कन्वर्जन साइकिल का ही होना चाहिए। मैंने खुद ही बता दिया आपको, 15वें का मैंने तुक्का मारा है। आप ओवरऑल बताएंगे कि आपका, अगर पहले मुझे बताएंगे 15 का आंसर क्या मैंने सही लगाया नहीं लगाया, और उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो क्या रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने डाल दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे बच्चे उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, फ्री रिवीजन वीडियोस भी मिलेंगी आपको उसमें। और दूसरी चीज, टेलीग्राम का लिंक जहां पर सारी वीडियोस अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सारे बच्चे कर लेंगे। मतलब आप दुनिया में अभी तक क्या कर रहे थे अगर ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि सारे सुपर 40 वगैरह सब अवेलेबल है वहां पर। और अगर आप अभी तक आपने नहीं ली है तो आप प्लीज वहां पर जाकर स्टोरी हाइलाइट्स में जाकर ले सकते हैं सारी चीजें। मैंने यहां पर एक बार दिखा दिया है बच्चों को सबको, ये रहा भाई इंस्टाग्राम हैंडल, आप सारे बच्चे जो है इसे फॉलो कर लेंगे। दीपक शर्मा केडीसीए के नाम से दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। और यहां पर इनके सुपर 40s, एमसीक्यूज और सीएमए के कंपाइलर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना स्कोर कार्ड पक्का जरूर बताना। सेक्शन जो बी वाला पार्ट है मैंने देख लिया है, लेकिन मैं आपको, अगर आप मुझसे आप बोलोगे सर पूरा पेपर सॉल्यूशन लेके आओ, तो मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन भी बता देना मुझे, अभी एग्जाम के बीच में ही लाऊं या एग्जाम के बाद में लाऊं, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं कर दूंगा। लेकिन अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर पे, जिसपे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डली हुई है चैनल पे भी। तो पूरी तैयारी, कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताइएगा, आप मैसेज करिएगा, जहां पर भी आपको टेलीग्राम वगैरह पे जो भी चीजें दिखाई देंगी। ऑल द वेरी बेस्ट।